बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद अहमद भट्टी अपने यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं फोर्थ शेड्यूल के लेक्चर के थर्ड पार्ट की तरफ। आज हम जिक्र करेंगे कि फोर्थ शेड्यूल किसी शख्स पे लग जाए तो उस पर कौन कौन सी पाबंदियाँ बा मुताबिक कानून उस पर लग जाती हैं, और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि फोर्थ शेड्यूल से निकलने का हमें कानून क्या जो है वो तरीक़ाकार फ़राहम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 11 का ज़ेर दफ़ा ज़ेली दफ़ा 2 है, जिसमें बताया गया है कि अगर एक शख्स का नाम लिस्ट में फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो वो फिर कौन कौन सी पाबंदियाँ उस पर नाज़िल हो जाती हैं जो उसको जो है वो करते हैं। लेकिन जब फोर्थ शेड्यूल उस पर लग जाए तो सबसे पहले उसने क्या काम करना है, वो है जी दफ़ा 11 ज़ेली दफ़ा 2 का सब सेक्शन जो है वो ए है। मैं पढ़ता हूँ उसके अल्फाज। Require such persons to execute a bond with one or more sureties, along with a bank guarantee or cash not less than 300,000 rupees to be deposited in the court. उसने मुचलका देना है जाके। मुचलका क्या देना है? मुचलका देना है उसने अच्छे चाल चलन का मुचलका देना है, और उसमें एक ज़ामन भी हो सकता है और 2 ज़ामन भी हो सकते हैं। मुचलका जो अच्छे चाल चलन का मुचलका है उसने वो अदालत में जमा करवाना है, या कैश उसने अगर देना है, कैश का मुचलका देना है तो वो 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, या बैंक गारंटी जो है वो 3 लाख रुपए से कम नहीं होगी। इसके साथ साथ उसने क्या करना है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, अगर छोटा ज़िला है तो डीपीओ होगा, और अगर बड़ा ज़िला है तो वहाँ पे सीसीपीओ होगा, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर को। In the territorial limits of each to involve in any act of terrorism or any manner advance the objectives of the organizations। अब इसमें उस पर पाबंदियाँ क्या हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे तो पाबंदियाँ जो है वो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पाबंदियाँ ये उसके ऊपर हो जाती हैं कि उसमें डेट हिज मूवमेंट्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी प्लेस और एरिया स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अगर ऑर्डर के अंदर एरिया स्पेसिफिक कर दिया गया है, बता दिया गया है कि आपने इस एरिया से बाहर नहीं जाना, तो वो एरिया होगा। हिम टू रिपोर्ट हिमसेल्फ एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस इन सच मूड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अगर को ऑर्डर में बता दिया कि अगर आपने इन जगहों पे जाना है तो वो बता के जाना है। हिंट टू कंप्लाई विद बोथ द डायरेक्शंस, या उसने दोनों सूरत हाल जो है उनके ऊपर उसने कंप्लाई विद करना है। That he shall not reside within an area specified in the order। अगर ऑर्डर में लिख दिया गया है कि आपने इस एरिया से बाहर रहायश इख्तियार नहीं करनी, तो भी आपने जो है वो ऐसे ही करना है। तो आपने किन इलाकों में आपने जो है वो नहीं जाना और किन इलाकों में आपने जो है वो इस दफ़ा के तहत आपने रिस्ट्रिक्शन करनी, तो वो है स्कूल्स में। जिस शख्स का नाम फोर्थ शेड्यूल में आ जाए तो उसको आपने स्कूल में नहीं जाना। थिएटर्स, कॉलेजेस और वुमेन इंस्टीट्यूशनल्स अदारे जो हैं, सिनेमाज, फेयर्स, मेलों में आप नहीं जा सकते, अम्यूज़मेंट्स पार्क्स में नहीं जा सकते, होटल्स में नहीं जा सकते, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, टी शॉप्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और रेसोर्ट, वहाँ पे भी आप नहीं जा सकते। इसके अलावा आप एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, टेलीफोन एक्सचेंजेस, टेलीविज़न स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस एंड अदर सच प्लेसेस, आप वहाँ पे भी नहीं जा सकते। अब दफ़ा 11 सब सेक्शन 2 की सब सेक्शन डी है, और उसका सब क्लॉज 4 है, पब्लिक और प्राइवेट पार्क्स एंड गार्डन्स एंड पब्लिक और प्राइवेट प्लेइंग फील्ड्स, वहाँ पे भी आप नहीं जा सकते। एनी पब्लिक मीटिंग यू कैन नॉट अटेंड, any assemblies you cannot go, public places where you cannot go, any festival you cannot go, any celebrations you cannot go। तो ये सारी जो पाबंदियां हैं फोर्थ शेड्यूल वाले शख्स के ऊपर लग जाती हैं।
तो जनाबे वाला अगर फोर्थ शेड्यूल लग गया है तो कानून हमें क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है? एक शख्स उसको वो समझता है कि मेरे ऊपर मेरा नाम गलत तौर पे फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। एक शख्स समझता है कि मैं इन एक्टिविटीज़ में शामिल ही नहीं हूँ। एक शख्स समझता है कि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ अ प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन। एक शख्स समझता है कि द ऑर्गेनाइजेशन विच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर सेक्शन 11D ऑफ दिस एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, एंड आई एम नॉट द मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करेगा? एक शख्स समझता है कि आई एम नॉट द फैसिलिटेटर ऑफ द प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम आल्सो नॉट providing the funds to the proscribed organizations. I am not the facilitator and I am not the funder of the proscribed organization which is kept under observation under section 11D. तो वो फिर क्या करेगा? इन तमाम सूरतों के अंदर जो है वो शख्स को क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो हमें सेक्शन 11EE ही इस बारे में रेमेडी प्रोवाइड करता है। दैट इज द सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11EE। तो वो क्या करेगा वो शख्स? तो वो ये करेगा जनाबे वाला कि अंडर सब सेक्शन 3 वेयर एनी पर्सन इज एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 1, कि अगर एक शख्स जो है उसको प्रोस्क्राइब्ड कल अदम अशखास की फहरिस्त में फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है, तो वो क्या करेगा भाई? वो ये करेगा ही मे विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर, उस जो ऑर्डर उसका हुआ 30 फोर्थ शेड्यूल में शामिल करने का, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करेगा? फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन इन राइटिंग बिफोर द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो वफाकी हुकूमत के सामने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा या सूबाई हुकूमत के सामने, होम डिपार्टमेंट के सामने, होम सेक्रेटरी के सामने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स। वो उन वजूहात का जिक्र करेगा उसके ऊपर कि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ द प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट द फैसिलिटेटर ऑफ द प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द टेररिज्म एक्टिविटीज, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द फंडिंग फॉर द टेररिज्म, आई एम नॉट the banking company which provides the funds to the terrorism and facilitating the provides the and my name is wrongly and inadvertently is placed in the list of the fourth schedule। तो मेरा नाम फोर्थ शेड्यूल में गलत तौर पर डाल दिया गया है जनाब। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो किसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हूँ, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बड़ा कानून पसंद शहरी हूँ, मैं अमन पसंद शहरी हूँ, मैं किसी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हूँ, मेरा किसी ऐसी जमात के साथ, ऐसी तंजीम के साथ ताल्लुक़ नहीं है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस हो जनाबे वाला। वो तमाम वजूहात आप उसमें लिखेंगे और लिखने के बाद आप उस सेक्रेटरी दाखिला को वो दरख्वास्त दे देंगे। अब वो दरख्वास्त 30 दिन के अंदर अंदर आपने देनी है और उसके बाद 30 दिनों में दरख्वास्त देने के बाद अगर आपकी वो दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो आपने क्या करना जनाब? यू हैव टू फाइल एन अपील बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। जनाब अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में आपने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करनी और इसके अलावा भी द फेडरल गवर्नमेंट शेल फॉर्म मे फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट ऑफ 30 days ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ 30 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद फॉर्मर प्रोस्क्रिप्शन रिव्यू कमेटी टू डिटरमिन द रिव्यू एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 3 और एनी पर्सन हु वायलेट्स एनी डायरेक्शन और ऑर्डर टू द फेडरल और एनी टर्म्स ऑफ बॉन्ड रेफर टू द सब सेक्शन 2 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ये बाद में बात करते हैं। अब अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, आपको ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिली, यू हैव टू फाइल फौरन। भैया जो काम करने वाला है, सबसे पहला काम ये करने वाला है कि आपने फौरन अच्छे चाल चलन का मुचलका देना है। उसके बाद आपने दरख्वास्त देनी है कहाँ? होम सेक्रेटरी को कि मुझे इस ऑर्डर की मुसद्दका नकल दी जाए और साथ ही मुसद्दका नकल देने के बाद आपने क्या करना है? आपने उसका जवाब दाखिल करना है, रिव्यू दाखिल करना। रिव्यू का मतलब क्या होता है? नज़रसानी की जाए।
जनाब ये नज़रसानी फरमा दें, मेरा नाम तो प्रोस्क्राइब पर्सन में 11 में 4 शेड्यूल में गलत तौर पे लिख दिया गया, जब भी मैंने बात बताई उसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फौरन, अगर तो वो आपको एप्लीकेशन देते हैं ठीक है, नहीं तो यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाना आपने, और हाई कोर्ट जाके आपने एक रिट पिटीशन करनी है फाइल अगेंस्ट द होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब को, या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको आपने पार्टी बनाना है, और फेडरल गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है। नहीं तो आपने पार्टी बना के तो कहना मुझे ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई। उसके बाद फिर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। क्यों नहीं देती भी गवर्नमेंट कॉपी, आपको देगी कॉपी, क्यों नहीं देगी कॉपी? और उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे बिफोर दी होम डिपार्टमेंट, और होम डिपार्टमेंट में हम उस पर वजूहात लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताई हैं। उसके बाद जो है वो ये आपके पास रेमेडी अवेलेबल है भैया। ये नहीं तो 3 साल के लिए आपका नाम जो है वो 4 शेड्यूल में चला जाएगा, और आपके एसेट्स जो हैं वो ये सारे के सारा बता दिया गया। दफ़ा 11 EE सब सेक्शन 2 सब सेक्शन E। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जिस शख्स का नाम 4 शेड्यूल में चला जाए तो गवर्नमेंट कर सकती है चेक एंड प्रोब द एसेट्स ऑफ सच पर्सन और देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। वो क्या होंगे, आपके असासे चेक हो जाएंगे, आपके वालिदैन के, आपकी बीवियों के, आपके बच्चों के, पुलिस के ज़रिए से, और या किसी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी के ज़रिए से। एंड शैल एक्सरसाइज द पावर एज आर अवेलेबल इट अंडर द रेलिवेंट लॉ ऑफ द पर्पस फॉर द इन्वेस्टिगेशन। और जो कानून इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल है वही हो जाएंगे सारे के सारे। टू असर्टन वेदर एसेट्स एंड सोर्सेज ऑफ इनकम आर लेजिटिमेट एंड आर बीइंग स्पेंट टू लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये देखा जाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है। इसके अलावा भी जनाबे वाला, अगर किसी मेरे दोस्त को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे मोहब्बत करने वाले वो लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरे चैनल्स को लाइक करते हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनके लिए यह है कि आप मुझे मेरे टेलीफोन के ऊपर जो मेरे जो है वो चैनल लिस्ट के ऊपर अवेलेबल है, आप मुझे मेरे टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ। तो इस सूरत में भी आप जो है वो मेरे पास जो है वो खुद ज़ाती तौर पे भी मिल सकते हैं। तो जनाब वाला, आज हमने कोशिश की है कि उन तमाम सवालात का जवाब दे दें और रास्ता भी बता दें कि जिस तरह से 4th शेड्यूल में क्या असरात क्या होते हैं, 4th शेड्यूल में हुकूमत क्यों डालती है, और 4th शेड्यूल से निकलने का क्या तरीक़ाकार है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।